जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और जो भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे अनेकों जो है वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। आप शिक्षा शास्त्र से संबंधित पढ़ना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट देखें, सेल्फ स्टडी क्लासेस जो चैनल का नाम, उस पर क्लिक करें, चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट दी होगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको लाइन से आ जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, आपके पर्यावरण के 100 से ऊपर वीडियो हैं, बाल विकास के वीडियो हैं, है ना, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी आदि बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिलने वाले। तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, बहुत सारा मटेरियल आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। और ये प्रश्न जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ने ला, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह उपरोक्त सभी केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, या फिर केवल प्रकरण से संबंधित हो, या केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तो अपना जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए कि वह कैसा हो, केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, या फिर प्रकरण से संबंधित हो, अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। तब आपका उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षण बिंदु के लिए भी सुगम, सरल, सुगम, उपयुक्त हो, और प्रकरण से संबंधित भी हो, और अधिगम स्थलों की प्राप्ति में भी सहायक हो। उपरोक्त सभी यानी कि जो एक नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है। तो आपको बताना है कि कौन से शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है। पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, या आगमन से निगमन की ओर। ये चार विकल्प हैं। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें। आपसे पूछा गया है कि किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है, तो जल्दी से कमेंट बताएंगे आप। तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसमें क्या होता है, रुचि जागृत होती है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि छात्र अपने आप को कमजोर ना समझे, छात्र अपनी निजी कठिनाइयां बता सके, या फिर छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सके, या छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। तो क्या हो जाएगा, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि क्या होगा आपका उत्तर, आपको बताना है। चार विकल्प हैं, चार में से चयन करें और उत्तर बताएं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों के लिए जो है अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके। छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया सरल एवं सहज हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल आवश्यक है। तो परोक्ष विधि, अर्थ ग्रहण, शब्द चयन एवं प्रत्यक्ष विधि, किसके लिए आवश्यक है पठन कौशल। चार विकल्प में से आप चयन करेंगे। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण में जो है 2 नंबर जो है वो पठन कौशल आवश्यक होता है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है अर्थ ग्रहण, वो आपको यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। पठन कौशल में जो आवश्यक होता है वो क्या होता है, अर्थ ग्रहण आवश्यक होता है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक तरह की भाषा, कठिन भाषा, सामान्य भाषा, या फिर अलग अलग भाषा। तब आपको बताना है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चार विकल्प हैं, चयन करें अपने उत्तर का। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अलग अलग भाषा। अलग अलग भाषा यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक एवं अनौपचारिक संबंधों में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो वो अलग अलग भाषा, और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोग या प्रयोक्ता के आधार पर
इनमें से कौन सी दो भाषाएं नहीं हैं? कौन सी दो भाषाएं नहीं है बताना है। विकल्प नंबर 1 है कृत्रिम और अकृत्रिम भाषा, 2 है राष्ट्र और राजभाषा, संपर्क और व्यावसायिक भाषा, या साहित्यक और बोलचाल की भाषा। ये 4 विकल्प में से चयन करना। प्रश्न है कि प्रयोग या प्रयोक्ता के आधार पर इनमें से कौन सी दो भाषाएं नहीं है। तो प्रयोग एवं प्रयोक्ता के आधार पर बताना है। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कृत्रिम और अकृत्रिम भाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रयोग और प्रयोक्ता के आधार पर जो भाषा नहीं होती वो कृत्रिम और अकृत्रिम भाषा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण है तो कौन सा है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या फिर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तब आपको सही उत्तर बताना है कि भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? व्याकरण नियमों की जानकारी होना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा के अवयवों और स्वरों पर नियंत्रण होना, या फिर विविध भाषाओं की जानकारी होना। तो भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर हो जाएगा व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल भाषा की परिपक्वता से जो तात्पर्य होता है वो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? देवभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, या फिर राजभाषा। तो सभी को पता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो बालक है सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। तो आपका उत्तर क्या होगा? मातृभाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते, भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती? तो किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती? जिसके अभिभावक शिक्षित हों, जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, या जिसकी पारिवारिक स्थिति ठीक हो। तो भाषा अधिगम में किन छात्रों को कठिनाई नहीं होती बताना है हमें। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो उनको क्या नहीं होती? भाषा अधिगम में जो है कठिनाई नहीं होती, यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह शिक्षक की रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन में सहायक हो, कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, या वह सीखने सिखाने में उपयोगी हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह क्या हो? वह सीखने और सिखाने में उपयोगी साबित हो, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूलों में बालकों को सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उपरोक्त सभी केवल विभिन्न घटनाओं को सुनना चाहिए, केवल कविताएं सुनानी चाहिए, या केवल कहानी सुनानी चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो स्कूलों में बालकों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो है घटनाओं को सुनाना चाहिए, कविता सुनानी चाहिए, कहानी सुनानी चाहिए, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 36। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुलेख से क्या तात्पर्य है? स्वयं से लिखा हुआ आलेख, सुना हुआ लेख, सुंदर लेख, या लेख की सुंदर कल्पना। तो सुलेख से क्या तात्पर्य हो जाएगा? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुलेख से तात्पर्य होता है सुंदर लेख। सुंदर लेख यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश या प्रदेश के राजकाज या प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रदेश की जो राजकाज या प्रशासन की भाषा होती है उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल राजभाषा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरम कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा,
भाषा प्रयोग की क्षमता या फिर व्याकरण की बारीक जानकारी। तो आपको बताना है 4 की सुंदरम जो है वो कक्षा 8 का छात्र है, उसका सतत आकलन करने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताना है। 4 विकल्प हैं, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौखिक, लिखित, भाषा प्रयोग की क्षमता या व्याकरण की बारीक जानकारी। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, यानी कि भाषा प्रयोग की क्षमता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो हमारा जाएगा। जो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री के बहुमुखी स्रोत नहीं है तो कौन नहीं है, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, बेंच या प्रोजेक्टर। बहुमुखी स्रोत बताना है कौन नहीं है शिक्षण अधिगम सामग्री के। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बेंच। बेंच यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है, शिक्षण अधिगम सामग्री के बहुमुखी स्रोत नहीं है तो बेंच नहीं है। 3 नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में या फिर दोनों हाथों में। तो जल्दी से उत्तर बताना है आपको, शिक्षक को पुस्तक हमेशा किस हाथ में रखनी चाहिए। 4 विकल्प हैं और आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाएं हाथ, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाएं हाथ में रखनी चाहिए शिक्षक को हमेशा पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी का शिक्षण व्यवहारिक व विवेचनात्मक हो, तार्किक व औचित्यपूर्ण हो, सहज व सरल हो या फिर वैज्ञानिक व स्वाभाविक हो। तो कैसा होना चाहिए, अहिंदी क्षेत्रों में जो हिंदी का शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। 4 विकल्पों में से चयन करना है और एक का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक व स्वाभाविक हो, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, वैज्ञानिक व स्वाभाविक हो। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण कोश आदि के आधार पर शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति निम्न में से क्या कहलाती है, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, विरचना शब्द शक्ति या अभिधा शब्द शक्ति। तो व्याकरण कोश आदि के आधार पर शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रवण कौशल का संबंध है कान से, नाक से, मुंह से या फिर आंख से। तो श्रवण कौशल बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और श्रवण कौशल का जो संबंध होता है वो कैसे होता है, कान से। कान से यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, श्रवण कौशल का संबंध होता है कान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चारण संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए बताना है, लिंगबा फोन की, उपरोक्त सभी, समाचार पत्रों की या टेप रिकॉर्डर। उच्चारण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों का जो है उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो किन यंत्रों को उपयोग में नहीं लेना चाहिए, तब आपका उत्तर क्या होगा, समाचार पत्र, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए, तो समाचार पत्र आपका 3 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र की राजभाषा इनमें से कौन सी है, बम्बैया, मराठी, टपोरी या फिर हिंदी। महाराष्ट्र की बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखें अगर आपसे बनता है तो। महाराष्ट्र की जो राजभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी मराठी। मराठी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। तो कौन सा गुण आवश्यक नहीं, धनी व उच्च पद पर आसीन, प्रभावशाली व्यक्तित्व व उत्तम संगठनकर्ता, व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान व सही मानसिक स्वस्थ, या फिर जिस भाषा में पढ़ा रहे हो उस भाषा पर अधिकार। तो कौन सा गुण आवश्यक नहीं है बताना है, नहीं है तो कौन सा नहीं है। तब 4 कम प्रश्न हैं, 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करके आप कमेंट में लिखें और इसका सही उत्तर होगा धनी व उच्च पद पर आसीन। ये भाषा शिक्षक में जो है गुण आवश्यक नहीं है, यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है, उक्त सभी केवल क्षमताओं का विकास करने में, केवल मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में या केवल सीखने में। तो भाषा एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है, तो आपको बताना है
उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों इसका उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, क्षमता मतलब क्षमताओं का विकास करने में भी, मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान करने में भी और सीखने में भी, यानी कि जो उपरोक्त सभी विकल्प नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है शिक्षक की हाँ में हाँ मिलाने से, शोर मचाने में, मौन बैठने में या सुनने और बोलने में। तो कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती है कैसे में देखी जाती है? 4 विकल्प हैं, चयन करें और उत्तर बताएं। उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सुनने और बोलने, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कक्षा में छात्रों की सक्रियता देखी जाती सुनने और बोलने में, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक लिखित कार्य कराना आदि किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? आपको उत्तर बताना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत। कक्षा में प्रश्न पूछना, साहित्यिक कार्यक्रम कराना, पाठों का जो है अभ्यास कराना, ये सारे के सारे किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको, निम्न में से वाचन कौशल की विधि नहीं है। तो वाचन कौशल की विधि कौन सी नहीं? वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अक्षरबोध विधि या फिर विदेहात्मक पद्धति। तो वाचन कौशल की जो विधि नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक जो 38 और 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विदेहात्मक पद्धति, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाचन कौशल की विधि नहीं मानी जाती और 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की नहीं है कौन सी? अवधी, हरियाणवी, बुंदेली या फिर ब्रजभाषा। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी की है, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी की मानी जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की मानी जाती है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? कहानी सुनना इनमें से कोई नहीं, केवल मौखिक रूप, लिखित या मौखिक दोनों। तो कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप माना जाएगा? तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल मौखिक रूप। मौखिक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा, है ना। केवल मौखिक माना जाएगा, कहानी सुन रहे हैं लिख रहे होते तो दोनों होता। 2 नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है दोस्तों, निम्न में से किसने क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल दिया? उपरोक्त सभी ने, डीबी ने, फ्रॉवेल या फिर मॉन्टेसरी ने। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर जो बल दिया है वो किसने दिया है? 4 विकल्प हैं, कमेंट में जल्दी से उत्तर लिखो। तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि डीबी ने भी दिया है, फ्रॉवेल ने भी दिया, मॉन्टेसरी ने। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर जो जोर दिया है, बल दिया है, वो सभी ने दिया है और विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास कहलाता है तो क्या कहलाता है? मूल्यांकन विधि, विरेचन विधि, उपचारात्मक विधि या आलोचनात्मक विधि, है ना। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उसको दूर करने का जो विधि कहलाती है वो कौन सी विधि कहलाती है? तो वो कहलाती है उपचारात्मक, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों की भाषा सीखने में एक उपयुक्त परिवेश नहीं है तो क्या नहीं है? विद्यालय, पर्यावरण, समाज या फिर परिवार। तो उपयुक्त परिवेश नहीं है बताना है, तो नहीं ही में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पर्यावरण, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है, बालकों की भाषा सीखने में एक उपयुक्त परिवेश नहीं है, पर्यावरण 2 नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? शब्द, ध्वनि, अर्थ या भाषा की बुनियादी संरचना। तो नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो भाषा की बुनियादी संरचना, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपके सामने दोस्तों आज है, मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी, उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। ऊपर दिया गया जो कथन है वो किसका है?
मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी, उसकी कमियों और उसकी अच्छाइयों का दर्पण है। ये कथन किसका? मार्क्स और बिंगो का, मॉन्टेसरी का, वुडवर्थ का या फिर पावलाव का? एक कथन बताना, एक कथन किसका है। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखें, और नहीं पता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो मॉर्स और बिंगो, मॉर्स और बिंगो का कथन है। इन्होंने कहा कि मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी, उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। किसने? मार्स और बिंगो ने कहा। ठीक है, तब आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, पराजित पीढ़ी के नाम किसके द्वारा रचित निबंध है? हमें बताना है पराजित पीढ़ी के नाम किसके द्वारा रचित निबंध है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उत्तर होगा रविंद्रनाथ त्यागी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही कक्षा में कोई छात्र शुद्ध लेखन करता है और कोई अशुद्ध लेखन करता है, तो यह सिद्धांत है। तो किसका सिद्धांत है? आपको बताना है कि कक्षा एक ही है और कोई छात्र शुद्ध लेखन कर रहा है और कोई छात्र अशुद्ध लेखन कर रहा है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? चयन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत? प्रश्न क्रमांक 3 और 4 विकल्पों में से आपको उत्तर बताना है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री है तो कौन सी है? उपरोक्त सभी, केवल ब्लैक बोर्ड, केवल पाठ्य पुस्तक या फिर मानचित्र? तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली जो सामग्री है वो क्या है? तो ब्लैक बोर्ड भी है, पाठ्य पुस्तक भी है, मानचित्र भी है, यानी कि जो उपरोक्त सभी है। 1 नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण विधियों का प्रयोग करते वक्त बच्चों की किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों की कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? कठिनाई पर, त्रुटियों पर, रुचि पर या उपरोक्त सभी पर? तो शिक्षण विधियों का प्रयोग करते समय बच्चों की किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो सभी का, यानी कि कठिनाइयों का भी, त्रुटियों का भी और रुचि का भी। वो प्रयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं? उपरोक्त सभी, केवल वर्तनी, वाक्य रचना या फिर ब्राह्म चिन्ह से संबंधित? तो लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, और जल्दी से कमेंट में लिखें अगर आपसे बनता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि वर्तनी संबंधी भी, वाक्य रचना भी संबंधी और ब्राह्म चिन्ह संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषता रेडियो नाटक की है। रेडियो नाटक में ध्वनि और शब्द की प्रमुख साधन होते हैं। रेडियो नाटक में एक ही पात्र होता है। रेडियो नाटक में व्यंग्य की आवश्यकता नहीं होती, या रेडियो नाटक में संगीत आवश्यक नहीं होता। तो आपको बताना है कौन सी विशेषता रेडियो नाटक की है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा रेडियो नाटक में ध्वनि और शब्द की प्रमुख जो है साधन होते हैं, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, तो बताना है दोस्तों, अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण नहीं है बताना है। कलात्मकता, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, भाषा विज्ञान का क्लिष्ट होना या संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से संग्रहित होना। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण कौन सी नहीं है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है, और 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा का क्लिष्ट होना, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण नहीं है भाषा का क्लिष्ट होना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवधी किस भाषा वर्ग की बोली है? अवधी भाषा बताना है आपको, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? तो अवधी किस भाषा वर्ग की बोली है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो सही हो जाएगा, है ना। मैंने कई बार आपको कोड बनाया है कि अब छत्तीसगढ़ी, आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की जो है बोलियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस श्रेणी के निबंध गंभीर, मनन और बौद्धिक चिंतन से युक्त होते हैं? तो किस श्रेणी के निबंध होते हैं? संश्लेषणात्मक निबंध होते हैं, विश्लेषणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध या विचारात्मक निबंध? आपका प्रश्न है किस श्रेणी के निबंध गंभीर, मनन और बौद्धिक चिंतन से युक्त होते हैं? तो किस प्रकार के निबंध होते हैं? 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करना है।
तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विचारात्मक जो निबंध होते हैं वो गंभीर चिंतन और मनन बौद्धिक चिंतन से संबंधित या युक्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है, अंत्याक्षरी, पत्र लेखन, घटना वर्णन या चुटकुले सुनना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है हमें बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्र लेखन। पत्र लेखन ये मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास का दूसरा चरण है सुनना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, बोलना या फिर लिखना। तो आपको बताना भाषा विकास का दूसरा चरण कौन सा है, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न क्रमांक 29 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा, बोलना। बोलना यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है ये भाषा विकास का दूसरा चरण माना जाता है, बोलना। ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, उपरोक्त सभी यानी कि छात्रों की असफलता को जानने में, छात्रों की क्षमता और कमजोरियों को जानने में, या फिर शिक्षण प्रक्रिया को सफल व प्रभावी बनाने में। तो भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है वो विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, इन सभी में पड़ती है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत द्वारा भाषा सीखने में कम समय लगता है, भाषा सीखने में अस्थिरता होती है, भाषा सीखने में कठिनाई होती है, भाषा सीखने में अधिक समय लगता है। तो भाषा शिक्षण के बोलचाल के सिद्धांत द्वारा क्या होता है, ये 4 विकल्प हैं और 1 का चयन आपको करना है। तो उत्तर बताएं कमेंट में 1, 2, 3 लिख करके क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा सीखने में कम समय लगता है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर श्रव्य सामग्री। तो रेडियो किसका उदाहरण है, प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो सभी लोगों को पता है कि रेडियो जो है वो श्रव्य सामग्री यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, उपरोक्त सभी, केवल सुनकर, केवल लिखकर, केवल बोलकर या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं हमें बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे भाषा का जो प्रयोग करते हैं सुनकर भी करते हैं, लिखकर और बोलकर सभी प्रकार से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाषा का तत्व नहीं है, भाषा का तत्व नहीं, बस भाषा असामाजिक होती है, भाषा ध्वनि मूलक होती है, भाषा एक व्यवस्था है या भाषा प्रतीकात्मक होती है। तब उत्तर बताना है आपको, निम्न में से कौन सा भाषा का तत्व नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखें आप, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें। आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कि भाषा असामाजिक होती है, ये भाषा का तत्व नहीं है, विकल्प नंबर 1। ठीक है, अगला आपको बताना है, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है, वार्तालाप, सत्संग, भाषण या फिर सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल आपको बताना है और 44 का आंसर बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि वार्तालाप भी मौखिक अभिव्यक्ति है, सत्संग भी है, भाषण भी है। तो आपका सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए। व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य कौन सा है, केवल ज्ञान, केवल कौशल, केवल ज्ञान प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित विकल्पों में से व्याकरण से जुड़े शिक्षण उद्देश्य बताइए और शिक्षण उद्देश्य बताना है, तब आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ज्ञान भी है, कौशल भी है और ज्ञान का प्रयोग भी है। अगला क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। तो जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन सा है, प्रगतिशील विद्यालय, जन विद्यालय, सामान्य विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। ये जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी पढ़ता है, लिखता है, हंसता है या फिर सोचता है। आपको उत्तर बताना है, 4 विकल्प हैं, 4 में से सही उत्तर बताएंगे।
तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोचता है, यानी कि 4 नंबर। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना जल्दी सोचता है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं तो क्या हैं? केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियां, केवल पठन से संबंधित चुनौतियां, या केवल लेखन से संबंधित चुनौतियां, या उपरोक्त सभी? तो इनमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं तो क्या हैं? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर बताना है। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याकरण संबंधी भी, पठन संबंधी भी, लेखन संबंधी भी। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाती किस उपभाषा बोली वर्ग की बोली है? तो मेवाती के बारे में बताना है। बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, या फिर छत्तीसगढ़ी हिंदी? तो जो मेवाती होती है दोस्तों, ये होती है राजस्थानी हिंदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना खालिस्तान के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है तो किसके ज्ञान के? व्याकरण के, अनुवाद के, ध्वनियों के, या इनमें से कोई नहीं? तो बिना खालिस्तान के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है। तब आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। अगर आपको पता है तो उत्तर बताएं। तब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याकरण। बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि केवल बालक भावों को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सकें, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, या केवल स्वरों के आरोह अवरोह एवं बलाघातों को समझ सके, या फिर उपरोक्त सभी? तो मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है तो किस लिए होती है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के लिए होता है। डी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? कला को, संप्रेषण को, संस्कृति, या फिर सुंदरता को? तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो किसको करती है? कला को, संप्रेषण, संस्कृति, या फिर सुंदरता को? आपको उत्तर कमेंट में लिखना है। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा नियम द्वारा नियंत्रित खालिस्तान का माध्यम भर नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी क्या करती है? निर्मित करती है। तो ये संप्रेषण यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं तो कौन से हैं प्रमुख चरण? पढ़ना, लिखना, समझना, या सभी? तो भाषा सीखने के प्रमुख चरण हमें बताना है यहाँ पर। तब आपका राइट आंसर क्या होगा आपसे बनता है तो कमेंट में लिखें। और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो 1 नंबर है बिल्कुल सही। भाषा सीखने के प्रमुख चरण होते हैं पढ़ना भी, लिखना भी और समझना भी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है तो क्या है? अध्ययन, अध्यापन का विकास, मानवीय संवेदना का विकास, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास, या अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना? तो भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या है? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही होगा। भाषा शिक्षण का लक्ष्य होता है भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहती है? भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? अवधि, मानक भाषा, मुख्य बोली, या फिर विभाषा? तो भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4, यानी कि विभाषा कहा जाता है। ठीक है, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है, संचार, लेखन, श्रवण, या फिर वाचन? तो भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है तो कौन सा नहीं है? संचार, लेखन, श्रवण, या फिर वाचन? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संचार। संचार यानी कि 1 नंबर।
भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है तो कौन नहीं है? संचार। लेखन, श्रवण और वाचन ये सभी हैं, संचार नहीं है, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आपको बताना है भाषा कौशल के कितने चरण हैं? 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं या फिर 3 हैं? भाषा कौशल के चरण बताना है हमें। तो भाषा कौशल के कितने चरण होते हैं सभी लोगों को पता है, और आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4, यानी कि जो 1 नंबर है वो सही होगा। भाषा कौशल के जो चरण होते हैं वो 4 चरण होते हैं, 1 नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम से तात्पर्य है सीखना, अर्जित करने से, अनुकरण से या रटकर विषय वस्तु को याद करने से। तो अधिगम से क्या तात्पर्य है? तब आपका सही उत्तर क्या होगा? अधिगम का अर्थ ही होता है क्या? सीखना, यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है तो कौन सी है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मानचित्र, ग्लोब, ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर या मोबाइल वीडियो गेम्स। आपको दृश्य श्रव्य बताना है, कौन सी उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आपको कमेंट में लिखते जाना है और अपना आकलन करते जाना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर। ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर ये दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, है ना, यानी कि जो 3 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहायक सामग्री का जनक माना जाता है जॉनसन को, मॉन्टेसरी, प्याजे या फिर फ्रोवेल को। तो सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 40, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्रोवेल। फ्रोवेल को माना जाता है सहायक सामग्री का जनक, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के, क्रियाशीलता के सिद्धांत के, समन्वय का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत। बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही होगा। बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है क्रियाशीलता के सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है? केवल श्रव्य सामग्री, केवल दृश्य सामग्री, केवल दृश्य श्रव्य सामग्री या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है ग्राफ के बारे में, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है। तब कमेंट में लिखें आप, 4 विकल्प हैं, जल्दी जल्दी से सभी लोग लिखेंगे और उत्तर हो जाएगा आपका क्या? केवल दृश्य सामग्री। केवल दृश्य यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है, जो बहुत सारे लोगों ने 3 बताया, बिल्कुल सही है, दृश्य सामग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूप सृष्टि करने वाली शक्ति खाली स्थान है, जीवन के विविध दृश्यों को सामने प्रस्तुत करना इसी का काम है। तो किसका है? कल्पना का, अर्थ का, बुद्धि का या फिर शब्द तत्व का। रूप सृष्टि करने वाली जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? कल्पना है कि अर्थ तत्व है या फिर बुद्धि तत्व है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? कल्पना तत्व। कल्पना यानी कि 1 नंबर। रूप सृष्टि करने वाली शक्ति कल्पना तत्व है, 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तरभाषी छात्रों की मातृभाषा को जानना शिक्षक के लिए आसान है, सामान्य है, चुनौतीपूर्ण है या फिर विशिष्ट है? तो हिंदी तरभाषी छात्रों की मातृभाषा को जानना शिक्षक के लिए क्या है? तब आपका राइट आंसर होगा चुनौतीपूर्ण। चुनौतीपूर्ण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल यहाँ पर तब प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को केवल सहयोग करती है, केवल प्रेरित करती है, केवल प्रभावित करती है या फिर उपरोक्त सभी? आपको उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 4 में से एक चयन करना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा कि सहयोग भी करती है, प्रेरित भी करती है और प्रभावित भी करती है, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं। तो बोलने के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? कल्पनाशीलता, अर्थ ग्रहण, भाव एवं विचार या फिर स्वर एवं व्यंजन। तो बोलने के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो आपको 4 विकल्प में से बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों भाव एवं विचार। ये जो है बोलने के आवश्यक तत्व होते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला बताना है, खड़ी बोली किस वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी या फिर पूर्वी हिंदी? खड़ी बोली आपको बताना है।
तो 4 विकल्प में से जल्दी से कमेंट में लिखो, खड़ी बोली किस वर्ग की बोली है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमियों से संबंध होने के कारण बच्चों के शब्दों एवं उच्चारण में संकीर्णता पाई जाती है, समानता होती है, स्पष्टता होती है या फिर विविधता पाई जाती है? तो 4 विकल्पों में से जल्दी से कमेंट में लिखो कि भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमियों से संबंध होने के कारण बच्चों के शब्दों एवं उच्चारण में क्या होती है? संकीर्णता, समानता, स्पष्टता, विविधता। तो 11 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विविधता पाई जाती है। विविधता यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिश्रण के आधार पर भाषा के कौन से 2 रूप हैं? मिश्रण के आधार पर बताना है, श्लील एवं अश्लील भाषा, राष्ट्रीय राजभाषा, शुद्ध अशुद्ध भाषा या मिश्रित भाषा, अमिश्रित भाषा। तो मिश्रण के आधार पर भाषा के कौन से 2 रूप हैं? ये 4 विकल्प में से हमें चयन करना है। तो जल्दी से लिखें, मिश्रण के आधार पर आपको बताना है। कमेंट में जरूर बताएंगे सभी लोग। और आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का मिश्रित भाषा और अमिश्रित भाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही होगा। मिश्रण के आधार पर भाषा के जो 2 रूप होते हैं वो होते हैं मिश्रित भाषा और अमिश्रित भाषा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्य पुस्तकें सहायक होती हैं तो केवल पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित क्रम से चलाने में, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में या फिर केवल स्व अध्ययन में? तो पाठ्य पुस्तकें जो सहायक होती हैं वो किस में सहायक होती है? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है, तभी आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में होती है। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित क्रम में चलाने में भी, केवल शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी, स्व अध्ययन में भी होती है, यानी कि जो आपका 1 नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं? तो लेखन विधि कहते हैं, श्रवण विधि, वाचन विधि या फिर पठन विधि, क्या कहते हैं? ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बताना है और आंसर हो जाएगा लेखन विधि। लेखन यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है लेखन विधि वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 16 का 1। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में शिक्षक का उद्देश्य होता है तो क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया को विस्तार देना, बच्चों के अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को गृहकार देने के लिए या फिर बच्चों से अपना काम निकलवाने के लिए? तो बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में शिक्षक का उद्देश्य होता है तो क्या उद्देश्य होता है? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को विस्तार देना, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में शिक्षक का उद्देश्य होता है तो वो होता है सीखने की प्रक्रिया को विस्तार देना। 1 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिपि का प्रयोग भाषा की किस अभिव्यक्ति में होता है? मौखिक, सांकेतिक, लिखित या फिर आंगिक? तो लिपि का जो प्रयोग होता है भाषा की किस अभिव्यक्ति में होता है? तब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? लिखित अभिव्यक्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के लिए कब और कैसे किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए इसकी जानकारी होती है? तो किसको होती? शिक्षक को, विद्यालय को, छात्रों को या माता पिता को? भाषा शिक्षण के लिए कब और किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए इसकी जानकारी होती है तो किसमें होती है? प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर बताना है और राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक को। शिक्षक को यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभिव्यक्ति कौशल में शामिल है केवल बोलना, केवल लिखना, केवल सुनना, बोलना और लिखना दोनों? तो अभिव्यक्ति कौशल में कौन कौन शामिल है? सभी लोगों को पता है तो उत्तर जरूर बताएं और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर क्या? बोलना और लिखना दोनों, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति कौशल में शामिल है बोलना और लिखना दोनों, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाठ सहगामी क्रियाएं हैं उपरोक्त सभी केवल वाद विवाद, केवल रेड क्रॉस या केवल अंत्याक्षरी? तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं वो कौन सी हैं?
प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर बताना है और 30 का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वाद विवाद भी है, रेड क्रॉस, अंताक्षरी सभी हैं पाठ सहगामी क्रियाएं, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रचना के भेद के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद जो है नहीं है, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो रचना के भेद के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है, तब आपका उत्तर क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, मिश्र, सरल और संयुक्त, ये रचना के आधार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं। पाठ वस्तु को ग्रहण करने में, शब्दोच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी या वाक्य संरचना संबंधी। तो बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं हमें बतानी है, तब आपका राइट जो आंसर होगा पाठ वस्तु को ग्रहण करने में, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है ये जो है भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया है, तो क्या है, लेखन है, श्रवण है, पठन है या फिर भाषण है। किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा श्रवण। श्रवण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है, पावलोव का, पियाजे, चॉम्स्की या फिर वाइगोत्स्की। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये जो कथन है वो चॉम्स्की साहब, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो मेधावी बच्चे होंगे, बच्चे अपना गृहकार्य आसानी से करेंगे, बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे या फिर बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे। तब आपको बताना, सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो क्या होगा, बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद भी रहेगी। यह सिद्धांत है चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर 3, आवृत्ति का सिद्धांत। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर ही खाली स्थान कहला सकती है, क्या कहला सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा राष्ट्रभाषा, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है, शिक्षण सूत्रों के आधार पर, शिक्षण को व्यवसाय से जोड़कर, शिक्षण को अत्यधिक सरकारी अनुदान देकर, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर होगा शिक्षण सूत्रों के आधार पर। शिक्षण सूत्रों के आधार पर यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है, तो क्या है, परिशुद्धता, रोचकता या प्रासंगिकता या उक्त सभी। तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो गुण होता है वो क्या होता है, तो आपको कमेंट में लिखना है, 1 2 3 4 इस प्रकार से कमेंट में अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर होगा कि परिशुद्धता भी है, रोचकता भी, प्रासंगिकता यानी कि जो प्रयुक्त सभी है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रूपरेखा अनुकरण विधि है, लेखन कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल या पढ़ने का कौशल। तो रूपरेखा अनुकरण विधि है तो क्या है, 4 विकल्प में से चयन करना है और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा लेखन कौशल। रूपरेखा अनुकरण विधि क्या है, लेखन कौशल, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्याम और राधा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यह रूप है किसका है, सांकेतिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, क्या है, तो बातचीत कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति, केवल मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या है,
ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर या फिर दाएं से बाएं की ओर। 4 विकल्प हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया क्या होती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं की ओर। बाएं से दाएं की ओर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों डिसलेक्सिया का लक्षण है तो क्या है? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, केवल वर्तनी दोष से पीड़ित होना, केवल एकाग्रता में कठिनाई या फिर उपरोक्त सभी। तो डिसलेक्सिया का लक्षण क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है और आपको 4 विकल्प हैं, जल्दी से कमेंट में लिखो 1 2 3 4। तो डिसलेक्सिया का लक्षण होता है वर्णमाला अधिगम में कठिनाई भी होता है, केवल वर्तनी दोष से पीड़ित भी होना, एकाग्रता, यानी कि उपरोक्त सभी जो है 1 नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आपको बताना है श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है? कृत्रिम भाषा, सहज भाषा, अयोगात्मक भाषा और संयोगात्मक भाषा, क्लिष्ट और सरल भाषा, मधुर भाषा, कर्कश भाषा। तो श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद होता है? 4 विकल्प में से जल्दी से कमेंट में लिखना है, क्या हो जाएगा आपका उत्तर? तब आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मधुर भाषा और कर्कश भाषा। इस श्रवण के आधार पर आप मधुर भाषा भी सुनते हो और कर्कश भाषा भी, यानी कि 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लिखने के नियमों का ज्ञान होता है व्याकरण द्वारा, बोलने द्वारा, हाथ द्वारा, भावनाएं द्वारा। तो लिखने के नियमों का जो ज्ञान होता है वो किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण के द्वारा आपका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है सीखने के लिए बातचीत करना किन आयु वर्गों के लिए आवश्यक होता है? तो सीखने के लिए बातचीत करना किन आयु वर्गों के लिए आवश्यक होता है? किशोरावस्था के लिए, सभी आयु वर्गों के लिए, बाल्यावस्था के लिए या शैशवावस्था के लिए? तो सीखने के लिए बातचीत करना किन आयु वर्गों के लिए आवश्यक होता है? तब आपका सही उत्तर क्या होगा? सभी आयु वर्ग, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, सभी आयु वर्ग के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रभाषा, विभाषा, मातृभाषा या राजभाषा? तो भारत में हिंदी को किस भाषा का दर्जा प्राप्त है हमें बताना है। 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा राजभाषा। राजभाषा यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आपका वाचन कौशल का उद्देश्य है तो क्या है वाचन कौशल का? केवल सही व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग, केवल बालकों का उच्चारण शुद्ध करना या केवल बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना? तो वाचन कौशल का जो उद्देश्य माना जाता है दोस्तों वो माना जाता है उपरोक्त सभी, व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग भी, उच्चारण शुद्ध करना भी, विराम चिन्हों का प्रयोग भी, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं तो क्या आस्था, कर्तव्य या विचारों को इनमें से कोई नहीं? तो भाषा के द्वारा तो हम पता है कि विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा है, तो विचारों को हम व्यक्त करते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थिर है, निरंतर चलती है, निश्चित अवधि तक चलती है, स्थिर है। तो आपको पता होनी चाहिए कि भाषा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। निरंतर यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने से पहले यदि शिक्षक मोर, चीता, कमल आदि के बारे में जो है बताता है तो वह शिक्षण की कौन सी विधि अपनाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर? क्या होगा आपका राइट आंसर? कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने से पहले यदि शिक्षक मोर, चीता, कमल आदि के बारे में जो है बताता है तो वह शिक्षण की कौन सी विधि अपनाता है? 33 का उत्तर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुनना भाषा विकास का निम्न चरण है, द्वितीय, प्रथम, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो सुनना भाषा विकास का कौन सा चरण है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनना जो होता है भाषा विकास का प्रथम चरण माना जाता है, प्रथम, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है पूर्ण अक्षर लिखना,
समय सारणी बनाने में कठिनाई, अपठनीय हस्तलेखन या कागज को बहुत पास से पकड़ना। तो क्या होगा, गणितीय कौशल संबंधी जो विकार होता है वो समय सारणी बनाने में कठिनाई, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है समय सारणी बनाने में कठिनाई।